हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके आर्थिक समीक्षा 2022 और 23, यानी राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 से संबंधित कौन-कौन से आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले पॉइंट जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। पहला बिंदु बनता है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो क्षेत्रवार योगदान रहा वो कितने प्रतिशत रहा और कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत रहा। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, अब इन क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं तो एक तो आता है प्राथमिक क्षेत्र, एक आता है आपके द्वितीयक क्षेत्र, एक आता है आपके तृतीयक क्षेत्र। तो हमारे पास में प्राथमिक क्षेत्र के अंदर है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर उसी कृषि से रिलेटेड उद्योग और तीसरे क्षेत्र के अंदर इसी उद्योग से रिलेटेड पैसा यानी कि जिसे आप बोलते हैं सेवा। ये तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार जो योगदान रहा इस बार कृषि, उद्योग और सेवा का कितने प्रतिशत रहा उनके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो हमारे पास में कृषि, उद्योग और क्या है सेवा, लेकिन इनका जो योगदान रहा वो स्थिर कीमत पर कितने प्रतिशत रहा और प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत रहा, यानी कि कांस्टेंट प्राइस में कितना प्रतिशत रहा और करंट प्राइस में कितने प्रतिशत रहा। ये दो चीजें, और एग्जामिनर पूछता भी ऐसे ही है कि आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रवार योगदान रहा उसमें कृषि का स्थिर कीमत क्रम से प्रचलित कीमत का योगदान कितने प्रतिशत रहा। ये जैसे देखिए कृषि की बात करते हैं तो कृषि का जो स्थिर कीमत है यानी कि जो कांस्टेंट है उस कीमत के तहत तो कितना योगदान रहा, तो 28.50%, जबकि प्रचलित यानी कि जो करंट प्राइस है उसके आधार पर कितना योगदान रहा, तो 28.95%। उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग का स्थिर कीमत पर योगदान तो 27.76%, जबकि प्रचलित कीमत इस बार 27.31% रही, यानी कि कम रही। किससे? कांस्टेंट कीमत से करंट जो कीमत है वो कम रही, जबकि होता यह है कि जो कांस्टेंट कीमत होती है ना उससे अधिक होती है क्या, करंट प्राइस, यानी स्थिर कीमत से ज्यादा होती है प्रचलित कीमत। जैसे देख लीजिए कृषि का एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन उद्योग इस वो क्षेत्र है जिसके अंदर स्थिर कीमत से कम रही क्या, प्रचलित कीमत का योगदान। देख लीजिए। अच्छा, तीसरी है आपके क्या, सेवा। सेवा का जो योगदान रहा वो रहा आपके 43.74%, और प्रचलित कीमत के अंदर भी योगदान कितना रहा, 43.74, यानी कि ये स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत बराबर योगदान रहा। तो आपके लिए यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थिर कीमत या प्रचलित कीमत पर कितना योगदान रहा, उद्योग का स्थिर कीमत या प्रचलित कीमत पर कितना योगदान रहा, सेवा का स्थिर या प्रचलित कीमत पर कितना योगदान रहा। और एक चीज और याद रखिए, यहां से यह पूछा जा सकता है आपको कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, तो आपके सामने है, देख लीजिए। सेवा का इस बार सर्वाधिक योगदान रहा। आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 में उद्योग का सर्वाधिक रहा था, इस बार किसका है, सेवा का। और स्थिर कीमत पर कितना, तो 43.74, और प्रचलित कीमत पर भी कितना, 43.74। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में आंकड़ों से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बड़े महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। एक है आपके सामने आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? देखिए, कोई विशेष क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पाद होता है और इस उत्पाद के बदले में जो पैसा यानी कि जो सेवा है वो कहलाता है इस क्षेत्र विशेष का क्या, सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? कोई क्षेत्र विशेष है, इस क्षेत्र विशेष के अंदर कोई उत्पाद और उसके बदले में जो पैसा यानी कि जो सेवा है, ये दोनों चीजें मिलती है, तो इस क्षेत्र का क्या निकलता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और हमें पढ़ना है राजस्थान के क्षेत्र में, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, राजस्थान, तो नाम हो जाएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये आपके सामने रहा GSDP, यानी कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जो उत्पाद हुआ और जो पैसा मिला
इसका कितना क्या योगदान रहा इस बार। तो आपके लिए वही दो आंकड़ों से क्वेश्चन बनेगा कि आर्थिक सर्वे 2022-23 के तहत राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमत, तो स्थिर कीमत का जो आधार वर्ष है वो तो है 2011-12 और प्रचलित कीमत यानी कि चर्चा कर रहे हैं 2022 और 23 की। तो आपके लिए यहां से वही चार आंकड़े हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत पर, तो याद रखिएगा 7.99 लाख करोड़ यानी कि कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा 8.19% वृद्धि, यानी कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 की तुलना में 22-23 में कितनी वृद्धि हुई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर कीमत पर, तो याद रखिएगा 8.19%। इसी प्रकार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमत कितनी रही, तो 14.13 लाख करोड़, यानी कि पिछले के बजाय इस बार कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा 16.04% वृद्धि दर्ज की गई। तो आपके लिए यहां से चार आंकड़े हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमत पर क्या रहा, प्रचलित कीमत पर क्या रहा, यानी कांस्टेंट प्राइस पर क्या रहा, और करंट की जो प्राइस है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई इस बार। ठीक है, ये चार आंकड़े। इसी प्रकार है आपके सामने शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो पता चल गया, किसी विशेष क्षेत्र या किसी राज्य के अंदर जो उत्पाद होता है और उसके बदले में जो सेवा मिलती है वो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दोनों कंबाइंड करके। लेकिन शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तभी निकलेगा जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से हास निकाला जाएगा, तो क्या बचेगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन भी उसी प्रकार से कि आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के तहत शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमत, और स्थिर कीमत का आधार वर्ष वही है, याद रखिएगा 2011 और 12, और प्रचलित कीमत को हम पढ़ रहे हैं 2022 और 23 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत कितनी रही, तो याद रखिएगा 6.95 लाख करोड़, और वृद्धि कितनी हुई पिछले की बजाय इस बार, तो याद रखिएगा 8.11%। जबकि प्रचलित कीमत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा, 12.60 लाख करोड़, जबकि वृद्धि तो 16.10% वृद्धि। चार आंकड़े ये हैं और चार ही आंकड़े आपके सामने ये हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत आपके वृद्धि, दोनों के अंदर, चाहे स्थिर हो चाहे प्रचलित कीमत, दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर दोनों साथ में पूछ लेगा कि आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत में क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो आंकड़े ये आएंगे आपके सामने। ठीक है, और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, तो सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है इनमें से हास निकाल दीजिए, पीछे जो आएगा वो बिल्कुल नेट यानी कि शुद्ध क्या आएगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और इसका भी याद रखिए कि शुद्ध राज्य घरेलू जो उत्पाद है इसमें स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत पिछले के बजाय इस बार वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। अब आपके सामने है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी दर्ज की गई, पीसीआई। अब आप कहेंगे सर प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमारे पास में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है ना, इसके अंदर जनसंख्या को भाग दे दीजिए, बस आपके सामने जो आएगा वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट, आपको याद रखने हैं कि आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के तहत स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी दर्ज की गई, और स्थिर कीमत का आधार वर्ष वही है 2011 और 12। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर कितनी, तो 86,134 रुपए, यानी पिछले के बजाय कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा 6.94% क्या हुई, वृद्धि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो आय है स्थिर कीमत पर कितनी है, तो 86,134 रुपए, और कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई इस बार, तो 6.94% वृद्धि। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। प्रति व्यक्ति आय यदि प्रचलित कीमत पर चर्चा करें तो याद रखिएगा 1,56,149 रुपए, और कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई पिछले के बजाय, तो याद रखिएगा 14.85%। तो यहां पर आपको पूछ लेगा कि आर्थिक सर्वे 2022 और 23 के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय है
वो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, या स्थिर कीमत कितना है या प्रचलित कीमत कितना है। ये डायरेक्ट आंकड़ा पूछ लेगा, याद रखिएगा। 86,134 रुपये वाला डायरेक्ट आंकड़ा पूछ लेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक चीज आपके सामने और है, वह है GSVA यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन। राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना रहा, स्थिर कीमत पर कितना रहा, प्रचलित कीमत पर कितना रहा, और पिछले के बजाय इस बार कितनी वृद्धि हुई स्थिर में और प्रचलित दोनों में। वही सेम 4 आंकड़े हैं। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन, स्थिर कीमत कितनी, तो 7.33 लाख करोड़, और पिछले के बजाय इस बार कितनी वृद्धि हुई स्थिर कीमत में सकल राज्य मूल्यवर्धन में, तो याद रखिएगा 7.88%। जबकि प्रचलित कीमत कितनी है, तो याद रखिएगा 13.11 लाख करोड़, पिछले के बजाय इस बार कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखिएगा 15.57%। तो ये थे आपके बड़े महत्वपूर्ण 5 आंकड़े। कौन कौन से? एक तो आपके सामने था राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान, दूसरा था सकल राज्य मूल्यवर्धन, तीसरा था शुद्ध घरेलू आपके उत्पाद वाला, और एक रहा आपके सामने प्रतिव्यक्ति आय, और एक है आपके सामने सकल राज्य मूल्यवर्धन। क्वेश्चन यदि एग्जामिनर कोई बनाएगा तो वो इन्हीं ही बिंदुओं से बनाने वाला है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी आर्थिक समीक्षा के कुछ और आंकड़ों के साथ, लेकिन इन आंकड़ों को आपको कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार याद करना है। ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आर्थिक समीक्षा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा सेशन है बड़ा ही खास रहने वाला है आप सबकी विशेष मांग पर, कि सर इस बार ना तो बजट का वीडियो आया, ना प्रमुख योजनाओं का वीडियो आया, और ना ही करंट की बातें आई। तो इन तीनों का समावेश एक ही साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं। बजट 2023 और 24 के तहत राजस्थान के अंदर जो जो योजनाएं संचालित है उनके अंदर नया परिवर्तन क्या आया। क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर इसी प्रकार से आजकल पूछता है कि इंदिरा रसोई योजना में बजट 2023 और 24 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, या फिर 75 वर्ष से अधिक जो वृद्धजन हैं उनकी जो पेंशन थी 750 रुपये, अब उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई, या फिर कालीबाई और देवनारायण जो स्कूटी योजना थी अब उसमें स्कूटी की संख्या कितनी कर दी गई, या फिर सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री अनुप्रीति जो योजना है उसके अंदर जो लाभार्थियों की संख्या है अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हाँ, आगामी 1 वर्ष तक जो एग्जाम होंगे उनके लिए ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और ई और आर के लिए तो विशेष क्विक रिवीजन है, ताकि सारा एक बार योजनाओं से रिलेटेड रिवीजन हो जाए। बस उसी आधार पर ये आज का हमारा सेशन है। ठीक है। हाँ, आखिर के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो बजट 2023 और 24 जिसके अंदर प्रमुख योजनाओं में क्या परिवर्तन हुआ है हम वो पढ़ने वाले हैं। तो पहली योजना आपके सामने है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक क्या था, निःशुल्क इलाज। लेकिन बजट 2022 और 23 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए। लेकिन अब बजट 2023 और 24 में इसी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 लाख। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2021। प्रारंभ में कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज था, 5 लाख, फिर आगे 10 लाख, और अब वर्तमान बजट 2023 और 24 में कितना कर दिया गया, 25 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी योजना है आपके सामने मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना। मतलब जो लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं तो उनका सरकार निःशुल्क सड़क दुर्घटना बीमा करती है। इस योजना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना, यह है 1 मई 2022।
ये 21 है और ये 22 है, याद रखना। 1 मई, 1 मई को कौन सा दिवस आता है? मजदूर दिवस। अच्छा, प्रारंभ में ये जो बीमा था कितने का था? 5 लाख रुपए का, लेकिन बजट 2023 और 24 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए। तो निःशुल्क इलाज जो 10 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 25 लाख, और जो बीमा 5 लाख का था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। डायरेक्ट वन लाइनर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। विगत पेपरों को हम देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन ये भी आ रखा है कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज। ये मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में भी याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। याद रखना, इलाज 25 लाख तक और बीमा अब 10 लाख का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। तीसरी योजना आपके सामने कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत अभी हुई थी 9 सितंबर 2022 को। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों को प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा था? 100 दिन का। लेकिन बजट 2023 और 24 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन। ये अच्छा क्वेश्चन है, विगत एग्जामों के अंदर 3 पेपरों में क्वेश्चन आया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई? 9 सितंबर 2022। याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये योजना किससे संबंधित है, तो केवल शहरी क्षेत्रों से। इसके तहत कितने दिन का रोजगार था? 100 दिन का, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 125 दिन। ठीक है, तो ऐसा पूछ लेगा कि बजट 2023 और 24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में और अतिरिक्त कितने दिन बढ़ाए? तो 125 दिन नहीं, 25 दिन अतिरिक्त बढ़ाए हैं। 100 पहले थे, याद रखना। वो पूछने का तरीका क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, चलिए आगे। नंबर 4 है आपके सामने इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना वही 8 रुपए में समान पूर्वक भोजन। ठीक है, इसकी जो योजना की शुरुआत है वो हुई थी 20 अगस्त 2020 को, और प्रारंभ के अंदर इस योजना के तहत 358 रसोइयां खोली गई थी। लेकिन बजट 2022 और 23 में इन रसोइयों की संख्या को बढ़ाकर कितना करने का प्लानिंग था? 1000। लेकिन अब बजट में नया परिवर्तन हुआ। क्या? बजट 2023 और 24 में पहली बात तो 1000 रसोइयों से बढ़ाकर उसकी संख्या कितनी कर दी? 2000। और अब ये जो पहले शहरी क्षेत्रों में थी, अब इसका विस्तार कहाँ होगा? ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार होगा। याद रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में भी होगी, और इन रसोइयों की जो संख्या है वो 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2000। ठीक है, ये याद रखना है। नंबर 5 ये है आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 2021 को। इसके तहत शहरी क्षेत्रों के अंदर रहने वाले युवा यदि वो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो सरकार बिना ब्याज और बिना गारंटी के 50,000 रुपए की क्या करती है? सहायता, जिसको आपको वापस 1 साल में वापस भरना होता है। पहले क्या है कि इसके अंदर 18 से 40 वर्ष की आयु थी, अब इस आयु को बढ़ा दिया गया है, 40 की बजाय कितना कर दिया गया है? 60। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बजट 2023 और 24 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आयु सीमा को 40 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? याद रखिएगा, 60। पांचों क्लियर हुई। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या हुआ? जो इलाज 10 लाख का था उसे 25 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री जो बीमा था सड़क दुर्घटना वाला वो 5 लाख का था, उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार था, बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। इंदिरा रसोई योजना जो शहरी क्षेत्रों में थी, अब उसका विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी होगा, और 1000 रसोइयों के बजाय बढ़ाकर 2000 कर दिया। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसमें आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 60 कर दी। याद है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है उसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी, और मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा 1 मई 2022 को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 को। इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 है, और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 है। पांचों क्लियर हुई। आगे नेक्स्ट नंबर 6 है आपके सामने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, जिसकी शुरुआत 5 जून 2021 को हुई थी। कि ऐसे
विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सक्षम नहीं हैं फीस देने में, तो उनके लिए निःशुल्क कोचिंग। और इसके अंदर कितने विद्यार्थियों की संख्या थी पहले? 15,000। अब उसे बढ़ाकर बजट 2023 और 24 के तहत कितना कर दिया गया है? 30,000। ये याद रखना, बहुत प्रसिद्ध योजना है ये, विगत 4 एग्जामों के अंदर आ रखी है। कई बार पूछ लेता है ये योजना क्या है, कितने लाभार्थी, तो अब पूछा जा सकता है कि अब इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? पहले 15,000 लाभार्थी हुआ करते थे, अब इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है आपके सामने पालनहार योजना। वैसे इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, 2004 और 5 के अंदर भी। पालनहार योजना का मतलब है जो अनाथ हैं उनके लिए वित्तीय सहायता करना। तो इसमें बजट में क्या परिवर्तन हुआ वो देखिए। पालनहार जो योजना है, बजट 2023 और 24 के तहत क्या परिवर्तन हुआ कि 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रति माह जो 500 रुपये मिला करते थे, अब उनको कितने मिलेंगे? 750। और 6 से 18 की आयु के जो बच्चे हैं उनको मिलते थे आपके प्रति माह 1,000 रुपये, अब उसको कितने मिलेंगे? 1,500 रुपये। तो पालनहार योजना में 0 से 6 को मिलते थे 500, उसे बढ़ाकर कर दिया 750। और 6 से लेकर 18 तक 1,000, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,500। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, नंबर 8 है आपके सामने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। वही आपके सप्ते में 2 दिन निःशुल्क दूध वितरण बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी आपके 29 नवंबर 2022 को। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सप्ते में 2 दिन दूध दिया जाता था, लेकिन अब इसे पूरे सप्ते के सप्ते में जितने भी दिन हैं सब दिन दूध दिया जाएगा। पहले मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता था। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट 9 नंबर आपके सामने राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक जो योजना है, मतलब यहाँ के कुछ विद्यार्थी रिसर्च करने आपके विदेश भी पढ़ने जा सकते हैं। तो वो जो विद्यार्थियों की संख्या है वो पहले 200 थी, अब उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनकी वित्तीय सहायता की जाएगी इस योजना के तहत। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200, अब उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 500। नंबर 10 योजना आपके सामने है कालीबाई वे देवनारायण जो स्कूटी योजना है। इन दोनों योजना के तहत पहले 20,000 स्कूटी बांटी जाती थी सरकार द्वारा, अब वो संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000। तो ये थी आपके राजस्थान की प्रसिद्ध 10 योजनाएं जिसके अंदर नवीनतम हुआ है परिवर्तन। और इसके अलावा अंतरजातीय विवाह करने पर जो राशि 5 लाख थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। और 75 वर्ष से अधिक जो वृद्धजन हैं जिनको प्रति माह पेंशन मिलती थी 750 रुपये, अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,000 रुपये। याद रखिएगा। तो यह आपके बजट 2023 और 24 में परिवर्तन है। मुझे उम्मीद है आपसे कि आपने इसी प्रकार अच्छे नोट्स बनाए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। बहुत सरल सरल सी चीज़ें। 75 वर्ष से अधिक वर्जन है, 750 थे, अब 1,000 कर दिए। अंतरजातीय विवाह है, पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि सड़क दुर्घटना जो बीमा था पहले 5 लाख का, उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। ठीक है, जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक योजना पहले 200 थे विद्यार्थी, अब 500 कर दिए। जैसे अनुप्रीति योजना है, पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए। इधर स्कूटी योजना के अंदर पहले 20,000 स्कूटी, अब इसे 30,000 स्कूटी कर दिया। वैसे ये देखिए यहाँ पर 15 से 30 कर दिया। पालनहार में 0 से 6 500 थे, 750 कर दिए। 6 से 18 आपके 1,000 थे, 1,500 कर दिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना पहले सप्ते में 2 दिन, अब पूरे सप्ते ही, जितने दिन आएंगे उतने ही दिन, और इसमें आपको बता ही दिया। तो ये जो शुरुआत की योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य हो, सड़क दुर्घटना हो, या शहरी रोजगार हो, इंदिरा रसोई हो, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड हो, या फिर अनुप्रीति कोचिंग हो, पालनहार हो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल हो, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते भी हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसमें नो डाउट है। और आगामी 1 वर्ष तक ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए तो इनको लिखने में भी इनकी शुरुआत कब हुई वो डेट सहित लिखा हुआ है। ठीक है, और नया परिवर्तन और पहले वाला क्या था वो भी सारे डाटा यहाँ पर मौजूद है। तो आपके एग्जाम के लिए
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इस प्रकार नोट्स बना लीजिए और मिलते हैं अगले बजट के अंदर इसी प्रकार की एक नई जानकारी, जिसके तहत हम कुछ ऐसे सेंटर या ऐसे केंद्र लेकर आएंगे जो बजट 2023 और 24 के तहत स्थापित होने वाले हैं। जैसे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, वरना आप ऐसे नाराज हो जाएंगे हमसे। आप बताइएगा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, क्योंकि इससे पहले आपको पता हो तो एक है आपके बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय है, यह आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, यह है आपके झामड़ोली में। कहाँ पर है? झामड़ोली, जयपुर। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ये बताना है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये बजट के अनुसार है अभी 23-24 में, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। तो ये सारी योजनाएं आप जरूर याद करें। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का ये जो हमारा सेशन है ये रहेगा वर्तमान के अंदर राजस्थान में प्रमुख पद पर कौन अध्यक्ष हैं या फिर कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, महाधिवक्ता है, अधिवक्ता है, मुख्य सचिव है, इनसे रिलेटेड कौन राज्यपाल हैं या कौन विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये कहने का मतलब आज का ये जो हमारा सेशन है ये तो रहेगा केवल हमारे राजस्थान में जो प्रमुख पद हैं उन पर कौन कौन अध्यक्ष हैं वो। और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा राजस्थान के अंदर जो प्रमुख संस्थाएं हैं आपके, चाहे रिको हो चाहे राशिको हो, उनके अध्यक्ष कौन हैं। क्योंकि आजकल एग्जामिनर के पूछने का तरीका ऐसा हो गया है कि वो करंट से संबंधित इस प्रकार के फैक्ट आपको पूछता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन आपके लिए है वर्तमान में राजस्थान के अंदर कौन सा व्यक्ति प्रमुख पद पर आसीन है, इससे संबंधित। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फिर देखिएगा, वर्तमान में प्रमुख पद पर कौन, ये है हमारा सेशन। पहला ही क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान राजस्थान में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिए एजी मसीह है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखिएगा 41वें नंबर के, क्योंकि इससे पहले एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 40वें राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पंकज मित्तल। तो आपको पूछा जाएगा ये वर्तमान के संदर्भ में कि वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? याद रखिए एजी मसीह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो याद रखिएगा उषा शर्मा। और उषा शर्मा इस पद पर बनने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। तो आपको पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला जो मुख्य सचिव बनी थी, याद रखिएगा कुशल सिंह। वर्तमान के अंदर कौन है? उषा शर्मा। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्ट, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो याद रखिएगा प्रताप कृष्ण बोहरा। और पूछा जाए राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो याद रखिएगा MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। चार पद, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एजी मसीह है। कितने नंबर के हैं? 41वें नंबर के। राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव कौन? उषा शर्मा। वर्तमान राजस्थान लोकायुक्त कौन? प्रताप कृष्ण बोहरा। अगला, राजस्थान वर्तमान महाधिवक्ता कौन? महेंद्र सिंह सिंघवी। ये क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं। आप अभी जो एग्जाम हुए हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देखिए, उनके अंदर इन पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार से ये नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चार हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य सचिव हो गया, आपके लोकायुक्त हो गए और महाधिवक्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला है आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं
उनके प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा मधुकर गुप्ता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमुख कौन है? मधुकर गुप्ता, याद रखिए। इसी प्रकार याद रखना है राजस्थान राज्य जो सूचना आयोग है इसके प्रमुख कौन? तो याद रखिएगा देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये दोनों ही गुप्ता है, वो मधुकर गुप्ता है और यह आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता है। याद रखिएगा मधुकर जो गुप्ता है वो तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रमुख हैं, जबकि देवेंद्र भूषण जो गुप्ता है ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रमुख हैं। दोनों लिखने आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आगे वर्तमान राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा उमेश मिश्रा। और ये कौन से नंबर के बने थे ये भी पूछा गया, याद रखिएगा 35वें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, और ये कौन से नंबर के बने? याद रखिएगा 35वें नंबर के, ठीक है। अगला देखिए, अगला है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। पहले तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा छठा वित्त आयोग है। कौन सा? छठा वित्त आयोग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान राज्य छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा प्रद्युमन सिंह। कौन हो जाएंगे? प्रद्युमन सिंह। तो पुलिस महानिदेशक तो 35वें हैं उमेश मिश्रा, याद रखिएगा, और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के छठे, याद रखिएगा प्रद्युमन सिंह, ठीक है। अगला देखिए, अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण व्यास। अगला अगला आपके सामने है यहां से राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा संजय कुमार छोत्री। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष कौन? संजय कुमार छोत्री। ये आयोग कंप्लीट हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य पूछे तो मधुकर गुप्ता। राज्य सूचना आयोग के मुख्य पूछे तो देवेंद्र भूषण गुप्ता। पुलिस महानिदेशक पूछे तो उमेश मिश्रा 35वें। राज्य वित्त आयोग, और वो भी कौन सा? छठा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? प्रद्युमन सिंह। याद रखिए पूछे राजस्थान राज्य आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास शॉर्ट में बोल सकते हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन? संजय कुमार छोत्री। कॉपी के अंदर इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। नोट डाउन हो गया ये सारा कुछ? आगे चलूं मैं, और भी है अभी। नेक्स्ट आगे जो है वो देखिए, अगला और बहुत शानदार फैक्ट, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो है रेहाना रियाज चिश्ती। और विगत बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया कि वर्तमान राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? रेहाना रियाज चिश्ती, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा पुलिस कमिश्नर भी याद रखिए। आजकल राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पूछ लेगा कि जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? तो याद रखिएगा आनंद कुमार श्रीवास्तव। जबकि जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? नवज्योति गोगोई। ये दोनों फैक्ट याद रखें। पुलिस महानिदेशक तो कौन है? याद रखिएगा उमेश मिश्रा। लेकिन जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? आनंद कुमार श्रीवास्तव। और जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? तो याद रखिएगा नवज्योति गोगोई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला राजस्थान के राज्यपाल, वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा कलराज मिश्र। और ये कौन से? तो याद रखिएगा 41वें नंबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के राज्यपाल कौन? कलराज मिश्र। अगला राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कौन? अच्छा, वर्तमान के अंदर कौन सी विधानसभा है? तो आपको याद रखना है वर्तमान के अंदर जो विधानसभा है वो 15वीं है। तो राजस्थान में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा सीपी जोशी। ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधानसभा है, उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा राजस्थान में जो विधानसभा है अभी 15वीं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? याद रखिएगा सीपी जोशी। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं वो कौन है? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं राजेंद्र राठौड़, याद रखना है। क्योंकि इससे पहले कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। अब जो गुलाब चंद कटारिया है
इनकी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में हो चुकी है? आपको कमेंट करके ये बताना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आजकल कि राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के पद के रूप में नियुक्त किया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछता है आजकल, याद रखिएगा। तो यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये कहां के राज्यपाल नियुक्त हुए। ये क्लियर हुए भाई? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो गई? रियाजा, आपके रेहाना रियाज चिश्ती। पुलिस कमिश्नर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। जयपुर के आनंद कुमार श्रीवास्तव, जोधपुर के नवज्योति गोगोई। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल कौन? कलराज मिश्र, 41वें, ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कौन? वो भी 15वीं के, याद रखिएगा, सीपी जोशी। और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन? राजेंद्र राठौड़। पहले कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। और ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ये कहाँ के राज्यपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। क्लियर? तो आपके सामने ये 15 पद, अभी तक 15 पद क्लियर हो गए। देखिए, मुख्य न्यायाधीश से हमने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? देखिएगा, यहां से। मुख्य न्यायाधीश कौन है? एजी मसीह है, ठीक है। मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण बोहरा। महाधिवक्ता कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? प्रमुख मधुकर गुप्ता। राज्य सूचना आयोग प्रमुख कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये दोनों गुप्ता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? और वो भी कौन सा वित्त आयोग? छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन? गोपाल कृष्ण व्यास। आरपीसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार छोत्रिय, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? रेहाना रियाज चिश्ती। ये दो कमिश्नर जयपुर और जोधपुर के। राज्य के राज्यपाल, राजस्थान में विधानसभा जो चल रही है 15वीं, उनके अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा, सीपी जोशी साहब। और विधानसभा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अभी नियुक्त हुए हैं, राजेंद्र राठौड़। इससे पहले थे गुलाब चंद कटारिया। अब गुलाब चंद कटारिया को निम्न में से भारत के कौन से राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? एक तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और एक ये क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान अशोक गहलोत, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? मतलब ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन नंबर 1 है 21वें, ऑप्शन नंबर बी है 22वें, ऑप्शन नंबर सी है 24वें, ऑप्शन नंबर डी है 25वें। ये आपको बताना है, ठीक है। एक तो इसका आंसर बताना है, और एक ये आपको बताना है कि गुलाब चंद जो कटारिया है ये कहाँ के राज्यपाल नियुक्त हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगामी जो एग्जाम है उनके अंदर यहाँ से या फिर यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से इसलिए बन सकता है क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कलराज मिश्र खाली जगह राज्यपाल हैं, और फिर ऑप्शन के अंदर दे दिए थे 41वें, 42वें, 43वें और 44वें, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन राजस्थान के प्रमुख पद से रिलेटेड। कल इसी प्रकार का एक और सेशन आएगा, राजस्थान के अंदर जो प्रमुख संस्थाएं हैं या जो कोई अन्य और विशेष आयोग है, जैसे आपके अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या फिर आपके पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इन आयोगों के अध्यक्ष कौन है। क्योंकि वर्तमान के अंदर आरएसएस भी बोर्ड खासकर इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको पूछता है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का।
आज हम जिस सेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 राजस्थान करंट की। वैसे आपके कमेंट भी आ रहे थे और काफ़ी दिन हो गए करंट से रिलेटेड सेशन नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरू के अब 8-10 कुछ सेशन ऐसे रखे जाए जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च और ये जो अप्रैल चल रहा है इसके सारे करंट के क्वेश्चन आपके सामने आए। तो आज राजस्थान करंट 2023 का पहला पार्ट है आपके सामने। बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले बात, राष्ट्रपति ने राजस्थान की 4 नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। आप सब जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी थी और हमारे राजस्थान को इस बार ना तो कोई पद्म विभूषण और ना कोई पद्म भूषण मिला है। मिले हैं तो 3 पद्मश्री, लेकिन राजस्थान को 3 पद्मश्री मिले हैं, लेकिन कितने व्यक्तियों को मिले हैं? 4 व्यक्तियों को। क्या है ये? आइए इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने राजस्थान की कितनी नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? पहला क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। व्यक्ति रिलेटेड पूछा जाए तो याद रखिएगा 4, और पुरस्कार रिलेटेड पूछे जाएं तो केवल 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। देखिए, राष्ट्रपति कौन है? तो आप सब जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया। देखिए, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। मतलब एक ऐसा पद्मश्री है जो 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से मिला है। कौन सा है? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं। देखिए, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र के श्री मूलचंद लोढ़ा एक व्यक्ति हैं आपके। कौन? मूलचंद लोढ़ा। और मूलचंद जो लोढ़ा है, इनका संबंध जिस जिले से है वो है आपके डूंगरपुर। मूलचंद लोढ़ा जिला है डूंगरपुर, और किस क्षेत्र में? तो आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं, और वे पिछले 5 दशक से चिकित्सा, शिक्षा, आदिवासी कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर जिले से हैं, इनको सामाजिक कार्यकर्ता के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा, पद्मश्री। एक तो ये व्यक्ति हो गए और एक पद्मश्री ये हो गया। ठीक है, मूलचंद लोढ़ा याद रखना है, डूंगरपुर जिले से, और किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, ये देखिए लाइन लिखी हुई, आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के वागड़ क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा आदिवासियों के उत्थान के लिए जागरण जन सेवा मंडल संस्था चलाते हैं। ठीक है, एक ये। दूसरे व्यक्ति कौन है? एक है आपके श्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया। कौन है? देखिए, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, और नाम से पता चल गया है कि लक्ष्मण सिंह जो लापोड़िया है को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार, इनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार सम्मान समारोह के 22 मार्च के आयोजन में सम्मानित किया गया। वे जल संरक्षण के लिए परंपरागत चौका पद्धति से 5 लाख वर्ग मीटर जमीन को सिंचित और उपजाऊ बना चुके हैं। मतलब ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है। कौन? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, सामाजिक कार्यकर्ता, और ये लापोड़िया गांव से है, और लापोड़िया आपके कहां पर है? जयपुर में। ये दूसरे व्यक्ति हो गए जिनको क्या मिला है? पद्मश्री। पहले हो गए मूलचंद लोढ़ा, डूंगरपुर जिले से है और सामाजिक कार्य के संदर्भ में। दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, पद्मश्री है, जयपुर के हैं, और ये इसको भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। ठीक है, इनको भी सामाजिक कार्यकर्ता। 2 व्यक्ति हो गए हैं, 2 पद्मश्री हो गए हैं। अब 2 व्यक्ति बचे हैं और 1 पद्मश्री है। आइए देखते हैं ये कौन है। ये है आपके श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, यानी कि हुसैन बंधु। हुसैन बंधु को मिला है आपके क्या? पद्मश्री पुरस्कार। कौन कौन से हुसैन बंधु हैं? तो एक का नाम तो है अहमद हुसैन और दूसरे का नाम है मोहम्मद हुसैन, ने संगीत के जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों ही आपके कहाँ के हैं? जयपुर के। हुसैन बंधु गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत में वर्ष 1980 से सक्रिय हैं और 50 से अधिक
एल्बम जारी कर चुके हैं। वे गजल और शास्त्रीय संगीत के चोरिटी शो के अंदर भी सामाजिक सेवा में काफी योगदान देते हैं। मतलब ये क्या है, तो याद रखिएगा, इनको कला के संबंध में हुसैन बंधु को क्या दिया गया है, पद्मश्री। कहने का मतलब पद्म पुरस्कार जो 2023 आए हैं उसमें राजस्थान को ना तो कोई पद्म विभूषण मिला है ना पद्म भूषण मिला है, मिले हैं तो 3 पद्मश्री और 4 व्यक्तियों को। एक तो याद रखना है हुसैन बंधु, जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन दोनों को सम्मिलित रूप से कला के क्षेत्र में क्या दिया गया, पद्मश्री, और ये कहाँ के हैं, जयपुर के। एक पद्मश्री मिला है मूलचंद लोढ़ा को जो कि आपके डूंगरपुर जिले से हैं और सामाजिक कार्य के लिए, और एक आपके लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो कि जयपुर से हैं, इनको भी सामाजिक कार्य के लिए, तो इनको मिला है पद्म पुरस्कार। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कितने व्यक्तियों को और कितने पुरस्कार मिले हैं, किनको किन क्षेत्र में मिले हैं और जिनको मिले हैं उनका संबंध किस जिले से है। ठीक है, आगे देखिए, ये आजकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से, कि किसी विद्यालय या किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय का जो नाम बदला जाता है ना, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, राजसमंद जिले में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर करेंगे। ये जरूर याद रखिएगा, राजसमंद जिले के अंदर जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा में है, अब उसका नाम किसके नाम पर होगा, नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर, जो क्या है, एक स्वतंत्रता सेनानी। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में निम्न में से किस जिले के विद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर किया गया, तो याद रखिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा। ठीक है, दूसरी एक चूरू जिले में है आपके कौन सी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा भरथरी का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर। नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर तो कौन सी विद्यालय का नाम होगा, तो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा, और स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोगा, जो आपके है ना भरथरी में, भरथरी है, भरथरी नहीं है, भरथरी, चूरू के अंदर, इसका नामकरण किसके नाम पर होगा, गोपाल सिंह राजवी। तो गोपाल सिंह राजवी के नाम पर तो चूरू जिले का विद्यालय, और नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर नाथद्वारा राजसमंद जिले का जो विद्यालय है, ये नाम चेंज होंगे। एक आपके राजकीय महाविद्यालय नगर का नामकरण शहीद जीतराम के नाम पर होगा। पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर शहीद जीतराम के नाम पर कौन से महाविद्यालय का नाम रखा गया, तो याद रखिए राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर वाले का। ठीक है, अगली बात, अब देखिए 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव जोधपुर में शुरू, इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहली बात तो है कि 3 दिवसीय राजकीय साहित्य उत्सव, इस नाम को पकड़िए, राजस्थान साहित्य उत्सव, जिसका आयोजन 25, 26 और 27 मार्च 3 दिवसीय था। कहां पर, तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर में भी कहां पर, तो उमेद उद्यान के जनाना बाग में संस्कृति कर्मियों और साहित्यकारों का हुआ भव्य समागम। राजस्थान साहित्य उत्सव कब, तो 25, 26 और 27, यानी कि 3 दिवसीय। कहां पर हुआ, तो जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे राजस्थान साहित्य उत्सव के, तो इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत, ये क्या थे इसके मुख्य अतिथि। और कला संस्कृति मंत्री ने किया साहित्य कुंभ 2023 का शुभारंभ। ये जो राजस्थान साहित्य उत्सव है, ये किस नाम से मनाया गया था, साहित्य कुंभ 2023 के नाम से। इसका शुभारंभ किसने किया, कला व संस्कृति मंत्री कौन, बुलाकीदास कल्ला। तो बुलाकीदास कल्ला द्वारा इसका क्या किया गया था, शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, सीएम साहब। और क्या था ये, राजस्थान साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य कुंभ 2023 के नाम से जोधपुर के उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है,
देख लीजिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संदेश के माध्यम से प्रेषित शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में मनीषियों को अकादमी पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। तो कहने का मतलब आपके लिए साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहां पर हुआ, जोधपुर में। जोधपुर में कहां पर, उम्मेद उद्यान के जनाना बाग में। कब से कब तक, तो 3 दिवसीय, 25, 26 और 27 मार्च। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया, तो कला संस्कृति मंत्री बुलाकीदास कल्ला जी ने, और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो सीएम साहब। ये जरूर याद रखिएगा, साहित्य कुंभ 2023। अगली और बात देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किए वर्ष 2022-23 के पुरस्कार। यानी कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, इसने वर्ष 2022 और 23 के पुरस्कार हाँ घोषित कर दिए हैं। किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला है वो देखिए, रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार, एक ये कोष्टक याद कर लीजिए, रत्ती सक्सेना को कौन सा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार से। जबकि चंद्र प्रकाश देवेल को जनार्दन राय नागर सम्मान की घोषणा। 2 पुरस्कार आए आपके सामने देखिए, एक तो है मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा, मीरा पुरस्कार से सम्मानित होंगे, याद रखिएगा, रत्ती सक्सेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा, रत्ती सक्सेना। दूसरे हैं आपके कौन सा पुरस्कार, वह है जनार्दन राय नागर सम्मान। और जनार्दन राय नागर जो सम्मान है वो है आपके किसको, चंद्र प्रकाश देवेल को। 2 पुरस्कार तो ये हो गए चंद्र प्रकाश देवेल को। ठीक है, अब देखिए, भरत चंद वर्मा को राज्य राघु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भरत चंद वर्मा को कौन सा, याद रख लीजिए, राज्य राघु पुरस्कार। जबकि सुधींद्र पुरस्कार से कवि माया मर्ग होंगे सम्मानित। 4 व्यक्ति हैं, 4 पुरस्कार हैं, चारों याद रखने हैं। देखिए, माया मर्ग किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे, तो सुधींद्र पुरस्कार से। भरत चंद्र वर्मा किस पुरस्कार से सम्मानित, राघव नहीं मतलब राज्य राघव पुरस्कार से। चंद्र प्रकाश दवेल जनार्दन राय नागर सम्मान से, जबकि रवि सक्सेना मीरा पुरस्कार से। चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश सरकार के टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की बड़ी सफलता। क्या हुआ, देखिए, राजस्थान के 8 जिलों को मिला सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022। राजस्थान के कितने जिलों को हाल ही में सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से, तो याद रखिएगा 8 जिलों को। उत्तर प्रदेश में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में दिया गया ये अवार्ड। टीबी मुक्त के प्रयासों की बदौलत गत वर्ष 19वें स्थान से 4थे स्थान पर आया राजस्थान। राजस्थान कौन से स्थान पर है टीबी मुक्त के मामले में, 4थे स्थान पर, याद रखिएगा देश में। तो यहां से कोई आंकड़ा पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को यह अवार्ड मिला, 8, और राजस्थान कौन से स्थान से कौन से स्थान पर, पहले 19वें स्थान पर था, अब कितने स्थान पर आ गया है, 4थे स्थान पर। मतलब जल्दी ही राजस्थान जो है वो क्या होगा, टीबी मुक्त। इसीलिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके एग्जाम के लिए आगामी। कौन कौन से, देखिए, एक तो ये टीबी से रिलेटेड आंकड़ा, ये सारे आपको नोट्स बनाने हैं, या आपके राजस्थानी साहित्य अकादमी की घोषणा, चाहे वो मीरा पुरस्कार हो, जनार्दन पुरस्कार हो, चाहे आपके राज्य राघु पुरस्कार हो, इन सबको लिखना है, आपको लिख लिख के याद करना है। ठीक है, इसके बाद में ये जरूर लिखना है, साहित्य कुंभ 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसके बाद में आपको राजकीय महाविद्यालय जिन जिन का नाम चेंजमेंट किया जा रहा है जिन स्वतंत्रता सेनानियों पर, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये तो आपके लिए खास है, 4 नामचीन हस्तियां, 3 पद्मश्री। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। इस प्रकार से लगातार आपके साथ 8 सेशन आएंगे, जिसके तहत जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हम करंट को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज से हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो रहेगा आपके राजस्थान करंट से संबंधित। आप सभी की विशेष मांग भी है कि सर राजस्थान करंट इस बार नहीं करवाया।
तो इसको हम एक बिल्कुल नए तरीके से शुरू करने वाले हैं। लगभग राजस्थान ये जो करंट जीके है आपके जनवरी से लेकर अभी तक जो अप्रैल और जो एक वीक जून का हुआ है यहाँ तक लगभग 10 सेशन करेंगे, जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है करंट से संबंधित और साथ में स्टैटिक्स जीके वो हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान करंट जीके पार्ट ए 2023। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए क्योंकि हम बात करेंगे टू द पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने कि राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे बन चुका है। मतलब देखते ही देखते हमने 16वां पढ़ा था कभी रणखार, पता है ना आपको। और अब देखिए राजस्थान में टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, 27। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया यहां से कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे यानी कि संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखिएगा 27। ये जो 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे इसकी अधिसूचना कब आई थी, तो 20 मई 2023 को। और कौन सा 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे, तो याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे, किस जिले के अंदर, 12। यानी कि 12 जिले में अब टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, तो याद रखिएगा 5। अब आपके लिए यहां से 5 प्रकार के क्वेश्चन है। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे कितने हो गए, 27। 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे किस जिले में, याद रखिएगा 12 में। अच्छा 12 में कौन सा, तो याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे 12। और अब याद रखिएगा 12 में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं, 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राज्य में 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे कौन सा, याद रखिएगा बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्वे 12। ठीक है, लिख लीजिएगा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे बाज आमली 12। और नोट करके लिख लीजिएगा कि 12 जिले में अब कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्वे, 5। ठीक है, पूछ सकता है इसकी अधिसूचना का भाई, तो डेट भी याद रखिएगा 20 मई 2023। ठीक है, अगली बात एक और देखिए, जंगल सफारी का उद्घाटन राजस्थान में पहली बार, इससे पहले राजस्थान में कोई जंगल सफारी थी नहीं। हाँ, बहुत सारी सफारी हम सुनते हैं, टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी, वाटर सफारी, बहुत सारी। लेकिन अब राजस्थान के अंदर किसकी शुरुआत हो चुकी है, जंगल सफारी। क्योंकि जंगल सफारी का जो उद्घाटन है वो आपके 22 मई 2023 को हुआ है। किसके द्वारा किया गया, तो सीएम साहब द्वारा किया गया था। कहां पर, जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। यानी कि राजस्थान में अब 2 जंगल सफारी, एक तो आपके जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में और दूसरी कहां पर, बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सीएम साहब द्वारा कहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया था, तो याद रखिएगा जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो जंगल सफारी का उद्घाटन कब, याद रखिएगा 22 मई। अच्छा 22 मई को एक दिवस आता है, आप सब जानते हैं कौन सा, आप कहेंगे सर 22 मई को जो दिवस आता है वो है जैव विविधता दिवस। तो आपको पूछ लेगा कि हाल ही में जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निम्न में से कहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा जैसमंद अभ्यारण्य। बाकी अब राजस्थान में 2 जंगल सफारी, एक तो जैसमंद अभ्यारण्य उदयपुर और दूसरी बीड कंजर्वेशन रिजर्वे झुंझुनू। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान का वह पहला कंजर्वेशन रिजर्वे जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा बीड झुंझुनू। ठीक है, तो ये दोनों ही वन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे और आपके जंगल सफारी की शुरुआत, मतलब इसका उद्घाटन कब हुआ, किसके द्वारा, कहां पर किया गया और कहां कहां। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगली बात है आपके सामने, एक पैलेस है रामबाग पैलेस, चर्चा में है हाल ही के अंदर। क्यों है चर्चा में, सबसे पहले तो ये रामबाग जो पैलेस है ये कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड, ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 के तहत विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है, किसे, रामबाग पैलेस को। मतलब जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनकी चॉइस के आधार पर, देखिए
ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 से राजस्थान की कौन सी होटल को विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? याद रखिएगा, रामबाग पैलेस। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अक्सर रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा, ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 के तहत राजस्थान की कौन सी होटल को विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? रामबाग पैलेस, जो कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। ठीक है, दूसरा देखिए, एक आपके मारवाड़ युवा महोत्सव, इससे पहले हमने हल्दीघाटी युवा महोत्सव भी पढ़ा है, शेखावटी युवा महोत्सव का भी आयोजन हुआ है। मतलब हमारे राजस्थान में दो चीजें चल रही है, एक तो आपको पता है जगह जगह मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, और दूसरी बात युवा महोत्सव का आयोजन। ये क्या है वो पहले देखते हैं। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है, मारवाड़ युवा महोत्सव कब? तो याद रखिएगा 29 से लेकर 30 मई, 2 दिवसीय था। कहां पर? तो जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। कहां पर? जोधपुर संभाग मुख्यालय पर। ये क्या है मारवाड़ युवा महोत्सव? इसका आयोजन क्यों करवाया जा रहा है? कारण क्या है? तो कारण है कि लोक कलाओं को सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन और उनको प्रोत्साहन देना। मतलब जो भी युवा हमारे लोक कलाकार हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से उनको संरक्षण देना है, उनका संवर्धन करना है और उनको प्रोत्साहित करना है। इसीलिए जगह जगह कौन से महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं? मारवाड़ युवा महोत्सव। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कब, कहां पर और क्यों? तो ये थोड़ा सा याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये दोनों क्लियर हो गए। देखिए, इससे पहले ये दो क्लियर हो गए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100%, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, 27वां कंजर्वेशन रिजर्वे और जंगल सफारी का उद्घाटन, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना, जैसा आरएसएस भी बोर्ड आजकल क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 के तहत विश्व की नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, विश्व की नंबर 1, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मारवाड़ युवा महोत्सव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि युवा जो लोक कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने और लोग जो कलाएं हैं उनका संरक्षण करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आगे देखिए, ये और इंपॉर्टेंट, ये तो आप स्टार लगा लीजिए, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन आएगा। जॉर्ज मसीह चर्चा के विषय है, क्यों? देखिए, ये अभी हाल ही के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जॉर्ज मसीह है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से 41वें मुख्य न्यायाधीश बने, याद रखिएगा, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। जॉर्ज मसीह है राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने शपथ कब ली थी? याद रखिएगा, शपथ तो अभी ली थी 30 मई 2023 को। इनको शपथ किनके द्वारा दी गई? तो याद रखिएगा कलराज मिश्र। ये कलराज मिश्र कौन है? तो याद रखिएगा राजस्थान के राज्यपाल। मतलब राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का जो कार्य किया जाता है वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा है। ठीक है, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जॉर्ज मसीह ने शपथ कब ली थी? तो 30 मई 2023 को। किसने दिलाई थी? याद रखिएगा कलराज मिश्र। कौन है ये? राजस्थान के राज्यपाल। आरएसएस भी बोर्ड क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में 30 मई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मसीह को शपथ दिलाई निम्न में से वे हैं? 40वें, 41वें, 42वें, 43वें। तो याद रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली किसने? जॉर्ज मसीह। तो कितने नंबर के? 41वें, और एक इनकी डेट याद रखिएगा किन के द्वारा दिलाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां ऑप्शन में राज्यपाल नहीं देगा, वो नाम देकर पूछ लेगा। और एक और ज्यादा क्वेश्चन, जो भी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उसके संदर्भ में पूछा जाता है ये पहले कहां के न्यायाधीश थे? तो याद रखिएगा जॉर्ज मसीह जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वो पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के क्या थे? वरिष्ठ न्यायाधीश। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, तीनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जॉर्ज मसीह से। ठीक है, तो जॉर्ज मसीह राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश, पहले ये पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनको शपथ 30 मई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दिलाई गई। ठीक है, एक और याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके, कौन सा? सुदर्शन शक्ति 2023।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सुदर्शन शक्ति 2023 क्या है। ये क्या है कि भारतीय सेना द्वारा, भारतीय सेना की जो कमान है ना, कौन सी, सप्त शक्ति, इसके द्वारा अभ्यास किया गया था। कब? 22, 23, 24 और 25 मई को। कहां पर? तो याद रखिएगा, राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर। राजस्थान और पंजाब की जो पश्चिमी सीमा है ना, वहां पर भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है, इनके द्वारा कौन सा, याद रखिएगा, अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सुदर्शन शक्ति 2023 का अभियान निम्न में से भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान द्वारा कहां किया गया? तो ऐसा आ सकता है, राजस्थान की पूर्वी सीमाएं, उत्तरी सीमाएं, दक्षिणी या पश्चिमी सीमाएं, ऐसा। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय सेना की कौन सी कमान द्वारा राजस्थान के पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 अभ्यास किया गया? तो फिर याद रखना है सप्त शक्ति कमान। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन शक्ति 2023 जॉर्ज मसीह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मारवाड़ युवा महोत्सव, रामबाग पैलेस और जंगल सफारी का उद्घाटन, और याद रखिएगा राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व। तो आज के इस सेशन में हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं। 6 के 6 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लगभग हमारे 10 या 11 सेशन आएंगे, जिसके माध्यम से हम जनवरी से लेकर अभी तक जो जून चल रहा है, इसके माध्यम से करंट से संबंधित टू द पॉइंट अच्छे अच्छे फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से नोट करते जाइएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो अभी हाल ही की विगत में हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर करंट जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। आप सब जानते हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर जो करंट जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो राजस्थान के बजाय इंडिया लेवल और विश्व स्तर के ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन आए आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या पता एक दो क्वेश्चन यहाँ से वापस रिपीटेशन हो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के वो कौन से 2 विमान थे जो अभी हाल ही के अंदर, यानी कि 28 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। वो कौन से 2 भारतीय वायुसेना के विमान थे जो कि 28 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हुए थे? तो वो हुए थे आपके सुखोई वे मिराज। पूछा जा सकता है कि ये दुर्घटनाग्रस्त कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भरतपुर जिले में। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के वो 2 विमान जो हाल ही के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, कब? तो 28 जनवरी 2023 को। कहां पर? भरतपुर के अंदर। और उन 2 विमानों का नाम क्या था? एक का नाम सुखोई और दूसरे का नाम था मिराज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान के अंदर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि केग है, वो कौन है? डायरेक्ट ही पूछा गया कि वर्तमान भारत के अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू पूछा गया, हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ लिया जाए, जो कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी आई, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखिए, कौन सी रिपोर्ट के कारण गौतम अंडानी जो है वो दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए थे? ये तो आपको पता होगा कि गौतम अंडानी जो कि विश्व के सबसे अमीर थे, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसकी वजह से गौतम अंडानी दुनिया के 10 जो अमीर लिस्टों की सूची थी उससे बाहर हो गए थे। तो वो रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बहुत ज्यादा चर्चा में थी, आप सब जानते हैं, अमेरिका ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आए। और कौन से क्वेश्चन आए देखिए उनके बारे में। एक आया था कि फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो किन 2 देशों के मध्य हुआ था? तो अर्जेंटीना और फ्रांस। अब हो सकता है आपको डायरेक्ट ही पूछ ले कि हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कौन जीता था? तो उसके अंदर विजेता तो कौन है? याद रखिएगा अर्जेंटीना। और उप विजेता पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। ये याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल किन 2 देशों के बीच में हुआ? अर्जेंटीना और फ्रांस।
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से शहर में है, ये क्वेश्चन था। तो याद रखिएगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है, तो आप सब जानते हैं गुजरात में। यहाँ पर जो स्टेडियम है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे आप पढ़ते हैं ना मोटेरा स्टेडियम के नाम से, ये वही है। ठीक है, तो पहले तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद वाला है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है मेलबर्न का। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो याद रखिएगा चौंप, चौंप में। और चौंप कहाँ है, जयपुर में। मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप, जयपुर, याद रखिएगा। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन बड़ा चर्चा में रहा कि अंडमान निकोबार जो है वहां पर जितने भी द्वीप हैं उन द्वीपों का जो नामकरण है वो किन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा परमवीर चक्र जो विजेता हैं उन सेनानियों के नाम पर उन द्वीपों के नाम रखे जा रहे हैं। राजस्थान के दो ऐसे परमवीर चक्र विजेता हैं जिनके नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के नाम पर होंगे। कौन कौन से, एक तो आपके मेजर शैतान सिंह और एक पीरू सिंह, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला, पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार करने वाले व्यक्ति कौन थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि इनको लेट सूचना मिली थी। वो है आपके श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस हाल ही के अंदर नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्देल फतेह अली सीसी, अल सीसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए जैसे ये भारतीय वायुसेना वाला, वर्तमान में भारत के कौन है, कौन सी रिपोर्ट, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को सम्मिलित करते हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये देखिए जैसे गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि कौन से देश के राष्ट्रपति थे, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मिस्र के, क्या नाम था, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, और ये देखिए अंडमान निकोबार, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल किन दो देशों के मध्य हुआ, अर्जेंटीना और फ्रांस। विजेता कौन हुआ, ये हो सकता है आगामी पूछ ले, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि नामीबिया से लाए गए जो चीते हैं उनको भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए। आपको पता होगा कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री वो चीते लेकर आए थे, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी थे। तो नामीबिया से जो लाए गए चीते थे उनको भारत के कौन से नेशनल पार्क में ठहराया गया। तो याद रखिएगा कुन्नो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, आपके एमपी में। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कुन्नो नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है, तो एमपी में। ठीक है, तो ये चर्चा में थे इसलिए पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, तो देखिए ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जेंस स्टोलबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, नाटो के वर्तमान महासचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान के अंदर हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले कौन थे, जगदीप जी धनखड़, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। और आप सब जानते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप जी धनखड़, ये राज्यसभा अध्यक्ष है। आपको पूछ लिया जाए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, तो याद रखिएगा लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो है आपके ओम बिड़ला साहब, ओम बिड़ला। और ये कहाँ से हैं, तो ये कोटा के सांसद हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अध्यक्ष तो आपको पता ही है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़, ठीक है, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक खेल हुए थे उनका शुभंकर कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम में, इससे विगत एग्जाम के अंदर भी कई जगह ये पूछा गया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ कौन से जिले से हुआ था।
तो पालगांव, लूनी तहसील जोधपुर से। और समापन कहाँ पर हुआ था? तो आप जानते हैं स्टेडियम है आपके जयपुर वाला। ठीक है, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल है उसका शुभंकर कौन सा है? तो याद रखिएगा शेरू। अब हो सकता है कि आगामी एग्जाम के लिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो थोड़ा सा याद करके जाइएगा कि इसमें कितने प्रकार के खेल थे, 6 प्रकार के, कौन कौन सा खेल शामिल नहीं था, ये इसकी शुरुआत कब हुई, इसका समापन कब हुआ, वो काफी खास क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये, और एक याद रखिएगा अभी जम्बूरी से क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि आगामी जो 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके अंदर रोहट के अंदर जो आयोजित हुई थी ना स्काउट वे गाइड जम्बूरी, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% है। जम्बूरी से याद रखिएगा, जो कहां पर आयोजित हुआ था? रोहट पाली, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, एक ये देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अमृत उद्यान। ये कहां पर है? तो ये राष्ट्रपति भवन में है। कहां पर है ये? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि साहित्यकार गीतांजलि श्री को जो बुकर पुरस्कार मिला था वो उसके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा रेत समाधि के लिए। किसके लिए दिया गया था? रेत समाधि। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चन थे जो अभी आपके एग्जाम हुआ था ना हाईकोर्ट एलडीसी का, उसके अंदर करंट के जो जो क्वेश्चन आए वो आपके सामने ये है। तो इससे आप समझ गए हैं कि 19 तारीख को जो पेपर होगा उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, एक तो जैसे कोई वायुसेना है, ये विमानग्रस्त हुआ था तो पूछ लिया। एक ये देखिए अध्यक्ष पूछे गए हैं, किस किस के अध्यक्ष? देख, के का अध्यक्ष पूछा था, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा था, और नाटो का महासचिव पूछा था। मतलब जो प्रमुख प्रमुख संघ है, जैसे संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्या पता वहां से क्वेश्चन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। गौतम अंडानी वाली ये रिपोर्ट पूछी थी। ठीक है, इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप पूछा था, तो हो सकता है कि आपको टेबल टेनिस के जो हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, वहां से कोई क्वेश्चन पूछ ले। क्रिकेट स्टेडियम पूछा, अंडमान निकोबार पूछा, पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार करने वाले, अब हो सकता है जिसने लिया है इस बार वो पूछ ले। ठीक है, और यहां से यदि तुलना करें नामीबिया से आए चित्तों के बारे में, नाटो के वर्तमान महासचिव, तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष पूछा तो हो सकता है लोकसभा पूछ ले, और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पूछा है ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जम्बूरी के बारे में पूछा जा सकता है, और मुगल गार्डन का नाम ये। ठीक है, तो ये से थारे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, अब आगामी एग्जाम के अंदर इसी से रिलेटेड नए क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जनवरी माह और फरवरी का प्रारंभ का करंट। एक वीडियो हमारा आ रखा है जनवरी माह से संबंधित, वो देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा खास है। आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे खास क्या है कि प्रदेश में बनने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कहाँ पर बनेगा, स्थान तो निश्चित नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बनने जा रहा है प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क। याद रखिएगा, किसके सहयोग से बनेगा? तो दो कंपनी है आपके सामने, एक तो है THDCL यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एक है आपके RRECL यानी राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम। इन दोनों के सहयोग से प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 10,000 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कितनी? 10,000 मेगावाट। अच्छा, दोनों के सहयोग से है, लेकिन हिस्सा किसका कितना है ये याद रखना है। ये जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट है ना, इसका हिस्सा है 74, जबकि राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा है उसका हिस्सा कितना है? 26। यानी कि ये वही बात है 74-26 जो कि आपके पंचभद्रा रिफाइनरी में है। किसमें है? पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर भी इसी प्रकार की वित्त पोषित है, जैसे 74 है HPCL का और 26 किसका है? राजस्थान सरकार का। ये जो अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है 10,000 मेगावाट क्षमता वाला पश्चिमी राजस्थान में, ये आपके एक तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट और राजस्थान राज्य जो अक्षय ऊर्जा निगम है इनके सहयोग से। लेकिन याद रखिएगा, उसमें टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट का भाग रहेगा 74, जबकि अक्षय ऊर्जा का रहेगा 26। और इसके अंदर कितना निवेश? तो 40,000 करोड़ रुपए का क्या होगा?
निवेश। एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान में प्रदेश का पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा। कितनी क्षमता वाला? 10,000 मेगावाट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सौर ऊर्जा के मामले में अपना जो प्रदेश है वो पूरे देश में सिरमौर है, प्रथम स्थान पर है। अभी हाल ही के अंदर दिसंबर में राजस्थान 16,060 मेगावाट उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, तो वैसे भी सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे अव्वल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा जो पार्क है ये आपके कितनी क्षमता वाला होगा, किसके सहयोग से होगा, कितना किसका हिस्सा है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके लिए इस जनवरी से रिलेटेड। ठीक है, अगला फैक्ट देखिए, ये क्लियर है ना, उतार लीजिएगा। प्रदेश में पहला अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क 10,000 मेगावाट क्षमता वाला, टिहरी और अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से। टिहरी का 74, अक्षय ऊर्जा का 26 योगदान, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश, और पश्चिमी राजस्थान में ये विकसित होगा। याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रदेश में सस्ती अक्षय ऊर्जा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। ये देखिए, THDC लिमिटेड और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के मध्य हुआ है। ठीक है, इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये अनुपात ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहां से अनुपात से क्वेश्चन बने। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, जल जीवन मिशन, ये भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो ये सुनिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन करना है, और इसके तहत वित्त पोषित कितना है? तो 50% केंद्र देती है, जबकि 50% राजस्थान सरकार देती है। ये जो जल जीवन मिशन है ये पूरे भारत में है। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में वित्त पोषित क्या है, तो वहां पर 100% केंद्र सरकार देती है। हमने राजस्थान की बात करते हैं तो 50 केंद्र का है और 50 किसका है? राजस्थान सरकार का। जल जीवन मिशन ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसीलिए है कि इस जल जीवन मिशन के तहत अभी तक प्रदेश के 33,45,131 परिवारों को नल जो कनेक्शन है ये दिया जा चुका है। ठीक है, और इसके अलावा अभी जो जनवरी माह है ना, जनवरी माह 2023, इसके तहत 1,60,389 कनेक्शन किए गए थे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन, याद रखिएगा, शुरुआत, इसका उद्देश्य और वित्त पोषित, ये खास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, अगली आपके भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती बड़ी चर्चा में रही। क्यों रही? वैसे ये जयंती कब मनाई गई? तो 28 जनवरी 2023 को। कौन सी जयंती थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1111वीं जयंती। कौन आए थे? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहां पर? तो मालाश्री डूंगरी, जो कहां पर है? भीलवाड़ा। याद रखिएगा। वैसे आप सब जानते हैं भगवान श्री जो देवनारायण जी है ये आपके गुज्जर समाज से संबंधित हैं। इन्हीं के आपके क्या है? जाने जाते हैं आराध्य देवता। वैसे देखिए, भगवान की कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं होता, ये सबके होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। ठीक है, ये खास बात। और एक याद रखिएगा कि भगवान श्री देवनारायण जी का जो मंदिर है वो है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, खारी नदी के किनारे। और ये जो खारी नदी है ये बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है ना, वो है बनास की सहायक नदी, बिजराल की जो पहाड़ियों से आती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी जयंती मनाई गई, कौन आए और कहां पर। ठीक है, मालाश्री डूंगरी डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कौन से जिले में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मानगढ़ धाम चर्चा में रहा था शायद वनपाल के एग्जाम से पहले, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से संबंधित कौन सा स्थान चर्चा में रहा? मानगढ़ धाम। तो मोदी जी आए हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। कौन सा? एक तो ये याद रखिए 1111वीं जयंती, स्थान याद रखिएगा, और ऐसा कोई और रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023, ये 2 दिवसीय आयोजित हुआ था। कब? 28 और 29 जनवरी 2023 को। इसका शुभारंभ किसने किया था? तो याद रखिए, ओम बिड़ला साहब ने, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं द्वारा। कहां पर? याद रखिएगा, जयपुर में। ये क्या है? तो आप सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, किसके सहयोग से? तो रास के सहयोग से, मतलब राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट
का शुभारंभ किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों फैक्ट अच्छे से बनते हैं, ये खास है और यही क्वेश्चन लगता है इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात देखिए। हाँ, ये एक बहुत शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके। एक तो ये देखिए, कारागार जो विभाग है ना, इसके द्वारा मतलब केंद्रीय कारागार अलवर में, कौन से जिले में? अलवर के अंदर आशाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। डायरेक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से वह स्थान जहां पर आशाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया, तो याद रखिएगा अलवर में। मतलब इस पेट्रोल पंप के शुरू होने पर शहरवासियों को सुविधा में विस्तार होगा, अच्छे चाल चलन व आचरण वाले बंदियों उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नवाचारों के माध्यम से जेल के बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। ठीक है, तो केंद्रीय कारागार जो आपके अलवर में है, वहां पर आशाए दे फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, आशाए द फिलिंग स्टेशन। ठीक है, इतना सा। और ये तो सबसे खास है भाई, ये तो ये समझिए वर्तमान में सबसे खास क्वेश्चन है। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क, मतलब मूर्ति कला पार्क। पहले इसको समझिए, फिर ये बात में बताता हूं आपको। देखिए, नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में स्थापित हुआ अनोखा स्कल्पचर पार्क यानी कि मूर्ति कला पार्क, मुख्य सचिव ने किया उद्घाटन। मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा, आप देख पा रहे हैं। स्कल्पचर पार्क में भाग ले रहे सभी गैलरिस्ट, आर्टिस्ट और बीकानेर हाउस की टीम को दी बधाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्यातनुमा जो कलाकार हैं उनके साथ मिला मंच सभी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया? अच्छा, इससे पहले भी जयपुर में ये पार्क है। कहां पर? तो नाहरगढ़ किले के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है माधवेंद्र पैलेस। ये क्वेश्चन शायद आरएसएसबी बोर्ड ने एक बार पूछ रखा है, जहां तक दिमाग में आ रहा है। डायरेक्ट पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से प्लेस में स्कल्पचर पार्क है? तो माधवेंद्र पैलेस जो कहां पर है? नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ किला कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। तो ये पुराना क्वेश्चन भी चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है, या फिर ये नवीनतम कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कौन सा पार्क स्थापित किया गया। बड़ा अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है आपके यहां से, ये भी हो ही गया, आशाए द फिलिंग स्टेशन अलवर के अंदर और ये बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए अगले बिंदु कौन कौन से हैं। और देखिए, एक तो है आपके साइक्लोन फर्स्ट, यानी कि ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन किन के मध्य? भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य। कहां पर? जैसलमेर में। वन लाइनर याद रख लेना। एक ये तो पहले चर्चा में था, G20 सरेपा बैठक जो दिसंबर 2022 के अंदर हुई थी। कहां पर? उदयपुर में। लेकिन ये याद रखिए, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था अभी 4 फरवरी 2023 को, 2 से लेकर 4, 2, 3 और 4, 3 दिवसीय जोधपुर के अंदर, जिसके अंदर 20 देशों के प्रतिनिधि आए थे भाग लेने। पता ही होगा, ये भी चर्चा मेरा, ये क्वेश्चन पूछा था अभी, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये एक बार फिर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपके मरु महोत्सव 2023, यानी कि 3, 4 और 5 3 दिवसीय मनाया गया है मरु महोत्सव 2023। कहां पर? तो जैसलमेर जिले के ऐतिहासिक कुलदरा गांव जिसे कहा जाता है भूतों का गांव में बनाई गई क्या? रंगोली, याद रखिएगा। ठीक है, मांडना लाणवेला के रण में गुंजी घोड़ों की पदचाप। ठीक है, पर्यटकों ने खांबा पोर्ट में लिया लोक संगीत व मयूर नृत्यों का आनंद। उगते सूर्य के दर्शावलोकन के साथ रंग बिरंगी पेंटिंग को उत्साह से देखा गया। मतलब मरु महोत्सव की खास बात ये आपके याद रखिएगा, मरु महोत्सव 2023 का आयोजन तो 3 से लेकर 5 फरवरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो देखिए। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद ने गुब्बारे उड़ाकर किया शोभा यात्रा की शुरुआत, क्योंकि मरु महोत्सव 2023 का पोखरण से हुआ शुभारंभ। याद रखिएगा, कहां से? पोखरण से हुआ शुभारंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण, इंपॉर्टेंट। भरत बोहरा बने मिस्टर पोखरण और नियति शर्मा मिस पोखरण चयनित। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में दिखा कला प्रेमियों का उत्साह। आप कहेंगे सर हमें ये बताइए कि हमें क्या क्या याद रखना है। अब देखिए, आपको इनमें से कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि हाल ही में जो मरु महोत्सव हुआ वो कब? तो 3, 4 और 5 फरवरी को आयोजित हुआ।
कहां पर? तो पोखरण से हुआ शुभारंभ। किसने किया? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने। ठीक है, भरत बोहरा क्या बने थे? मिस्टर पोखरण। और नियति शर्मा क्या बनी थी? मिस पोखरण। ये दो बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, और कोई विशेष बात याद नहीं रखनी। अगला देखिए, एक ये याद रखिएगा, सांबर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। 17 से 19 फरवरी 2023 तक सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। और फेस्टिवल की तैयारी में जुटा है पूरा जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग, याद रखिए। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई खास आयोजन होंगे, तो सांबर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा 17 से 19 फरवरी, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये थी आपके जनवरी और फरवरी के कुछ प्रारंभ बिंदुओं से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण बात। इस पूरे सेशन में एक तो याद रखिएगा अल्ट्रा मेगा वो इंपॉर्टेंट, और ये कि स्क्लैप्चर पार्क बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले और किसी बहुत शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।